नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई सीरीज स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। जैसा कि हम पीछे स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे, तो ये स्टैटिक जीके का ही पार्ट है, लेकिन एक अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो करंट की न्यूज़ में जो रहा है वही टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आपको अच्छे से ये जो मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से आपको लिखना पढ़ना है। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की परमाणु नीति। किसी के ऊपर परमाणु हमला करता है भारत, तो किस प्रकार से उसकी नीति होती है, किसके ऊपर कर सकता है, किसके ऊपर नहीं करता भारत, ये सभी बातें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आपका काम है अच्छे से समझना, अच्छे से आपको मतलब पढ़ना। इसका PDF आपको मिलेगा, अच्छे से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ना। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर फॉलो करोगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपको PDF मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, जिससे कि आपको हमारा PDF वगैरह मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतर वीडियो होने वाला है, आप अंत तक वीडियो देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की परमाणु नीति क्या है? सबसे पहले बात आती है कि जो भारत है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। यानी जो परमाणु नीति का मतलब क्या है कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए हैं उनके लिए क्या नीति बनाई है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण किया था वो कब किया था? मई 1974 में किया था। कब किया था? मई 1974 में किया था। कब? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में मई 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कहां पर किया गया था? पोखरण में। और पोखरण कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में। कहां पर किया गया था? पोखरण के अंदर किया गया था। और पोखरण पड़ता कहां पर है? जैसलमेर में पड़ता है। तो पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया गया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब आगे चर्चा अगर करें तो इस पहले परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया, कहां किया और क्या नाम दिया गया। तीनों बातें मैंने आपको बता दी। आगे अगर चर्चा करें तो इससे आगे आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद पोखरण में ही दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया और उसमें कुल 5 परमाणु बमों की क्या की गई? परमाणु बमों का क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। कितने? 5 परमाणु बमों का। 5 परमाणु बम का क्या किया गया था? एक साथ मतलब परीक्षण किया गया था। कब? मई 1998 में। यह भारत का दूसरा क्या था? परमाणु परीक्षण था, मई 1998 में। तो मई 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था और एक साथ 5 परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। उसको नाम दिया गया था परमाणु 2, पोखरण 2। क्या नाम दिया गया था? पोखरण 2। यह बात आपको ध्यान रखनी। यह भी पोखरण में ही किया गया था, जैसलमेर के पोखरण स्थान पर। इसके आगे चर्चा करें तो भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। कितने परमाणु परीक्षण किए थे? दूसरी बार 5 परमाणु परीक्षण किए थे। 11 और 13 मई को, 2 दिन, 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण एक साथ किए थे। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब ये परमाणु अप्रसार संधि है क्या, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। इसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि भारत ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना जिसने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के ऊपर क्या नहीं किए? हस्ताक्षर नहीं किए। हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, इसका हिस्सा क्यों नहीं बना, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी देश होता है अगर वो परमाणु परीक्षण कर लेता है, या फिर परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है, तो उसको परमाणु अप्रसार संधि के अंदर दायरे में लेके आया जाता है, जिससे कि वो उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन भारत इस परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है, इसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इससे पहले भारत से पहले जितने भी देश थे जिनके पास परमाणु बम था या फिर परमाणु औजार थे, उनको इस परमाणु अप्रसार संधि में शामिल होना पड़ा था। लेकिन भारत ऐसा पहला देश बना था जो इस परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे?
परमाणु अप्रसार संधि के बारे में चर्चा करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि है क्या? चलिए देखिए ध्यान से, परमाणु अप्रसार संधि, इसे हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी कहते हैं, या फिर इसको एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एनपीटी के नाम से भी जानते हैं, यानी परमाणु अप्रसार संधि। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब समझो पहले, इसका उद्देश्य क्या है, इस संधि का उद्देश्य क्या है वो समझना है आपको अच्छे से। है कि इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। यानी ये जो परमाणु अप्रसार संधि है, यानी जो एनटीपी है, एन जो पीटी है, एनपीटी किसी भी देश को परमाणु परीक्षण करने के लिए उसके ऊपर अंकुश लगा सकती है, उसको परमाणु परीक्षण नहीं करने देती है, या फिर परमाणु हथियारों का प्रसार रोका जा सकता है इस संधि के तहत। इसमें जितने भी देश शामिल हैं वो क्या नहीं कर सकते? वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, वो अपने परमाणु हथियारों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। उनको क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। जो इस संधि के तहत जो देश इसमें शामिल हैं, इसमें कितने देश शामिल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझना है कि इस परमाणु अप्रसार संधि का मतलब क्या है। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब यही है कि जो जितने पूरा विश्व है, पूरे विश्व में जितने भी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, तो वो अपने उनका प्रसार नहीं कर सके, यानी उसके प्रसार को रोकने का काम किसका होता है? इसी परमाणु अप्रसार संधि का होता है। इसके साथ साथ परमाणु परीक्षण पर क्या लगाना है? अंकुश लगाना है। ये इस परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 1 जुलाई 1968 से इस समझौते के ऊपर, यानी परमाणु अप्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर होने शुरू हुए थे। और पहला देश कौन बना था? अगर पहले देश की अगर चर्चा करते हैं तो पहला देश बना था, इसमें आयरलैंड बना था। कौन बना था? आयरलैंड, सॉरी फिनलैंड बना था। फिनलैंड ने इसके ऊपर क्या की थी? पहली मतलब हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या कितनी है? टोटल 190। कितनी है? टोटल 190। दोस्तों 190 में से 5 ऐसे देश भी हैं, 190 में से 5 ऐसे देश भी हैं जिनके पास तो आणविक हथियार भी है। क्या है? जिनके पास तो परमाणु छोड़ो, उनके पास तो आणविक हथियार भी है। और वो देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनके पास तो आणविक हथियार भी है। परमाणु तो है ही है इनके पास, लेकिन इनके पास तो आणविक हथियार भी है। ध्यान रखना है, 2-3 बात बेहद इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली बात, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर होना कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 1968 को। इसके ऊपर टोटल कितने देश हस्ताक्षर कर चुके हैं? 190 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस 190 में से 5 ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास आणविक हथियार है, और उन देशों के क्या नाम है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि सिर्फ 5 ऐसे संप्रभुता संपन्न देश हैं जो इसके सदस्य नहीं हैं। कहने का मतलब ऐसे 5 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, उनके पास परमाणु हथियार है, यानी वो परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन फिर भी इस संधि का वो क्या नहीं है? इस संधि का सदस्य नहीं है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? उन 5 देशों के नाम आपको ध्यान रखना है। भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी कोरिया। ये 5 ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन फिर भी इस संधि का हिस्सा नहीं है। इस संधि के ऊपर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इनका कारण क्या है? उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अच्छे से ये स्लाइड अच्छे से ध्यान रखनी है कि परमाणु अप्रसार संधि का मतलब क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या फिर एनपीटी। इसका उद्देश्य क्या है? जितना पूरा विश्व है, पूरे विश्व में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और परमाणु परीक्षण पर क्या लगाना? अंकुश लगाना। इसके साथ साथ 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुआ था, और इसके ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया था? फिनलैंड ने किया था। किसने किया था? फिनलैंड ने किया था। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अभी तक इस संधि में कितने देश शामिल हो चुके हैं? अभी तक इस संधि में टोटल 190 देश शामिल हो चुके हैं। कितने देश शामिल हो चुके हैं? 190 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इस 190 देशों में से 5 ऐसे देश भी हैं जिनके पास आणविक हथियार है। जिनके पास क्या है? आणविक हथियार। और वो 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि 5 ऐसे देश हैं जो संप्रभुता संपन्न देश हैं, यानी कहने का मतलब उनके पास परमाणु हथियार भी है, लेकिन फिर भी वो इस संधि के सदस्य नहीं है। उनमें कौन कौन है? भारत, इजराइल, पाकिस्तान, दक्षिणी सूडान और उत्तरी कोरिया। ये 5 देश इस संधि का हिस्सा नहीं है। इसका कारण क्या है वो समझो पहले। देखिए, एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है।
एनपीटी के तहत यानी परमाणु अप्रसार संधि ने भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी है। क्यों नहीं दी है उसका कारण आप समझोगे आगे। देखो, सबसे पहले बात करता हूं, इस संधि का प्रस्ताव किसने रखा था? इस संधि का प्रस्ताव रखा था आयरलैंड ने। किसने रखा था? आयरलैंड ने। और इसके ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? फिनलैंड ने किए थे। किसने किए थे? फिनलैंड ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। और इस संधि का प्रस्ताव किसने रखा था? आयरलैंड ने रखा था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो संधि है, इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसे ही माना गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण और परीक्षण कर लिया था। कहने का मतलब, जिन देशों ने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण या फिर परीक्षण कर लिया था, उन्हीं देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया है। लेकिन भारत ने तो कब किया था? भारत ने तो 1974 में किया था। इसका मतलब ये इस शर्त की पालना नहीं करता है भारत, इसीलिए भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं माना गया है इसे एनपीटी के तहत। आई बात समझ में? बिल्कुल आई है। मुझे पता है ये जो संधि है, इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उसी ही माना गया है जिसने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियारों का निर्माण या फिर परीक्षण कर लिया हो। लेकिन भारत ने तो 1974 में किया था पहला। इसका मतलब भारत इसका सदस्य नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश माना ही नहीं गया, लेकिन है अपने आप में। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। इस आधार पर भारत को यह दर्जा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि भारत ने तो 1974 में मतलब पहला परमाणु परीक्षण किया था, इसलिए भारत को यह दर्जा नहीं मिला। अब चर्चा करते हैं, क्योंकि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। आगे चर्चा करते हैं। उत्तरी कोरिया इस संधि पर हस्ताक्षर भी किए। उत्तरी कोरिया ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर भी किए और उसका क्या किया? उल्लंघन भी किया, और फिर इससे क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ऐसे देश का नाम आपको पूछ ले कि ऐसे देश का नाम बताइए जो एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर भी जिसने किए, उसने उल्लंघन भी किया इस एनपीटी का, और वो इस एनपीटी से बाहर भी हो गया। उस देश का नाम है उत्तरी कोरिया। क्या नाम है? उत्तरी कोरिया। ये बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं कि ये जो परीक्षण है, इन परीक्षणों के कारण विश्व समुदाय ने भारत के ऊपर क्या लगा दिए थे? कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। यानी भारत ने जो परीक्षण किए थे, 2 परीक्षण कर लिए थे 1974 में और 1998 में। तो जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो भारत के ऊपर क्या कर दिए? पूरे विश्व ने क्या कर दिए? प्रतिबंध लगा दिए कि आपने तो परमाणु परीक्षण कर लिया, आप सदस्य नहीं हो, और आप सदस्य नहीं हो लेकिन आपके ऊपर हम मतलब वो कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपको एक राष्ट्र होने के नाते आपको क्या करना पड़ेगा? इस प्रतिबंध में रहना पड़ेगा। तो भारत के ऊपर क्या लगा दिए थे? प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि विश्व की क्या खुल गई थी, आंखें खुल गई थी कि भारत ने ये क्या कर दिखाया? भारत ने तो परमाणु परीक्षण कर लिए, भारत ने तो परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। इसके आगे अगर चर्चा करें तो इसी कारण भारत ने विश्व समुदाय से यह कहा था कि भारत एक जिम्मेदार देश है और वह अपने परमाणु हथियारों को किसी देश के खिलाफ पहले इस्तेमाल नहीं करेगा जो कि भारत की परमाणु नीति का हिस्सा है। ये जो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, ये जो शब्द है, ये भारत की परमाणु नीति का क्या है? हिस्सा है। ये भारत की परमाणु नीति में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना ये बात है कि जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो पूरे विश्व ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन भारत ने यह कहा विश्व से कि हम एक जिम्मेदार देश के नागरिक हैं, या हमारा देश एक जिम्मेदार देश है। ये जो देश है भारत देश, ये किसी भी देश के खिलाफ पहले परमाणु हथियारों का क्या नहीं करेगा? इस्तेमाल नहीं करेगा। और भारत ने क्या कर ली? अपनी परमाणु नीति बना ली। भारत ने अपनी परमाणु नीति कब बनाई उसकी चर्चा भी हम करेंगे, और क्या क्या विशेषताएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह बात ध्यान रखनी है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाए और भारत ने वापस रिप्लाई क्या दिया, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है, भारत ने 2003 में अपनी परमाणु नीति बनाई थी। कब बनाई थी? 2003 में अपनी परमाणु नीति बनाई थी सबसे पहले। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब चर्चा करते हैं भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं क्या क्या हैं। भारत की जो परमाणु नीति है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, भारत की जो पहली नीति, जो भारत की जो विशेषता, पहली विशेषता है वो आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखना, भारत की परमाणु नीति का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? पहले उपयोग नहीं। पहले उपयोग नहीं करेंगे, ये भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत है। हम पहले उपयोग नहीं करेंगे। इस नीति के अनुसार भारत क्या करता है?
इस नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर हमला तब तक नहीं करेगा जब तक शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर दे। यानी जब तक शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं करेगा तब तक भारत इस परमाणु हथियार का उपयोग किसी देश के ऊपर नहीं करेगा। यह भारत की परमाणु नीति का पहली विशेषता है ना, पहला सिद्धांत है। दूसरी विशेषता की अगर चर्चा करें तो यह भी आपको बात ध्यान रखनी है कि भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में क्या बना रहे, भय बना रहे। यह भारत की दूसरी विशेषता है, भारत की परमाणु नीति की दूसरी विशेषता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है तीसरी विशेषता क्या है। देखिए, यदि किसी देश ने भारत पर परमाणु हमला किया तो उसका प्रतिशोध इतना भयानक होगा कि दुश्मन को अपूरणीय क्षति होगी और वह जल्द इस हमले से उबर नहीं पाएगा। यानी अगर भारत के ऊपर किसी ने परमाणु हमला कर दिया तो भारत उसका प्रतिशोध इतना भयानक लेगा कि वो जो दुश्मन देश है वो कभी भी अपने आगे आने वाले समय में जल्दी से उभर नहीं सकेगा। ये जो विशेषता, ये भारत की परमाणु नीति की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता की चर्चा करते हैं। 4 नंबर विशेषता क्या है? 4 नंबर विशेषता है कि दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही कार्य करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा। हालांकि परमाणु कमांड अथॉरिटी का भी सहयोग जरूरी होगा। यानी कहने का मतलब जो परमाणु हथियारों का उपयोग करने का जो निर्णय है वो किसके पास होगा? निर्णय होगा प्रतिनिधियों के पास, जो जिसको जनता ने चुना है। यानी प्रधानमंत्री हो गया, है ना, प्रधानमंत्री हो गया, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो राजनीतिक जो दल है, उसी को क्या है, इस परमाणु का हमला करने का क्या है, अधिकार है। इसके साथ साथ इस राजनीतिक दल के साथ साथ परमाणु कमांड जो अथॉरिटी है उसका भी क्या होगा, सहयोग जरूरी होगा किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह भारत की 5वीं विशेषता है, यह भारत की परमाणु नीति की 5वीं विशेषता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई देश क्या करेगा, रासायनिक या फिर जैविक हमला करेगा, तो भारत उसके जवाब में परमाणु हमले को क्या करेगा, उसके विकल्प को खुला रखेगा। यानी अगर कोई देश भारत के जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, भारतीय जो सुरक्षा बल है, आर्मी वगैरह, इसके ऊपर या फिर देश के ऊपर कोई जैविक हमला करेगा या फिर रासायनिक पदार्थों का हमला करेगा, तो उसके जवाब में भारत उसके ऊपर क्या कर सकता है, परमाणु हमला कर सकता है। यह भारत की 6ठी परमाणु नीति है। इसके साथ साथ आपको 7 नंबर विशेषता ध्यान रखनी है कि भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का क्या करेगा, समर्थन करता रहेगा। अगर विश्व चाहता है कि इस पूरे विश्व में से परमाणु जो हथियार हैं वो खत्म हो जाएं, परमाणु हथियार बिल्कुल न रहें, तो इसका भारत समर्थन करता रहेगा। इसमें भारत को कोई चिंता की बात नहीं है। अगर विश्व चाहे तो पूरे विश्व को इस परमाणु मुक्त विश्व बना सकता है। इसके लिए भारत भी विश्व के साथ खड़ा है। यह भारत की 7वीं विशेषता है परमाणु नीति की। ये 7 विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगी। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के बारे में। न्यूक्लियर कमांड अभी मैंने बताया था आपको, पीछे मैंने बताया था, यहां पर बताया था कि जो न्यूक्लियर अभी बताया था मैंने, परमाणु कमांड अथॉरिटी बताया था ना। तो परमाणु कमांड अथॉरिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक तो राजनीतिक परिषद आती है और एक आती है कार्यकारी परिषद। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत कौन कौन से परिषद आते हैं। तो ध्यान रखना 2 परिषद आते हैं, एक आता है राजनीतिक परिषद और दूसरा आता है कार्यकारी परिषद। अगर हम चर्चा करते हैं राजनीतिक परिषद की, तो राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। जबकि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे। कौन होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA होंगे। कौन होंगे, NSA। और वर्तमान में NSA कौन है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, दोस्तों ध्यान रखना, डोभाल नाम के हैं, अजित डोभाल। क्या नाम है, अमित या अजित डोभाल ऐसे से हैं, ध्यान रखना है आपको, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत की जो परमाणु कमांड अथॉरिटी है उसके अंतर्गत 2 परिषद आते हैं, एक आता है राजनीतिक परिषद और दूसरा आता है कार्यकारी परिषद। राजनीतिक परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर चर्चा करें इससे आगे, तो NSA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं उपलब्ध करवाता है।
इसके साथ साथ राजनीतिक परिषद के द्वारा दिए गए निर्देशों का क्या करता है, क्रियान्वयन भी करता है। यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है वो क्या काम करता है, वो दो काम करता है। पहला काम, न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी जो निर्णय लेती है उसके निर्णय लेने के लिए जो जरूरी सूचनाएं होती हैं उन जरूरी सूचनाओं को उपलब्ध करवाता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी राजनीतिक परिषद होते हैं उसके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन भी कौन करता है, एनएसए ही करता है। कौन करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करता है। इसके आगे अगर चर्चा करें तो भारत में परमाणु हमला करने का निर्णय किसके पास है, सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है। यानी परमाणु हमला, भारत अगर परमाणु हमला करना चाहे तो उसमें सहमति किसकी चाहिए, प्रधानमंत्री की चाहिए। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो परमाणु हमला कर सकता है, लेकिन परमाणु हमला करने के लिए प्रधानमंत्री अकेला निर्णय नहीं ले सकता, उसको निर्णय लेने के लिए किसी और की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री अगर किसी के ऊपर परमाणु हमला करना चाहे तो वो किस किस की मतलब सहमति लेगा, वो चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि प्रधानमंत्री निम्न लोगों से राय लेकर परमाणु हमले के लिए क्या करता है, निर्णय ले सकता है। उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, सबसे पहले बात आती है सुरक्षा मामलों की कैबिनेट जो कमेटी होती है। सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी होती है उसके निर्णय के बाद ही क्या है, प्रधानमंत्री किसी भी देश के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए की भी क्या लेनी पड़ती है, एनएसए की भी मतलब सहमति लेनी पड़ती है, तभी प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, किसी देश के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। अब अगर चर्चा करें वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो ध्यान रखना अजीत डोभाल। अजीत डोभाल वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यानी एनएसए हैं, अजीत डोभाल। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है 3 नंबर की जो चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो चीफ है या फिर जो चेयरमैन है उसकी सलाह भी लेनी जरूरी है प्रधानमंत्री को, तभी क्या कर सकता है, किसी देश के ऊपर परमाणु हमला प्रधानमंत्री कर सकता है। अब ये तो बात हो गई भी परमाणु हमला करने के लिए प्रधानमंत्री को किन किन से मतलब निर्णय लेना पड़ता है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब जितनी भी हमने बातें पढ़ी हैं उनका निचोड़ क्या निकलता है, उसका सारांश क्या निकलता है, उसका सारांश यही निकलता है कि भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं है और जो भारत को छेड़ता है फिर भारत उसको छोड़ता नहीं है। ये भारत की परमाणु नीति का सारांश है, ये भारत की परमाणु नीति का क्या है, सारांश है। तो बाबू उम्मीद करता हूं जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि भारत ने परमाणु हमला कब किया, परमाणु परीक्षण कब किया, पहला, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया, उसके बाद भारत एनपीटी का सदस्य क्यों नहीं है, एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले कितने सदस्य देश हैं, उसमें से आणविक देशों की संख्या, आणविक परमाणु हथियारों की, आणविक जो हथियार हैं उनके देशों की संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं, और एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 5 जो मैंने आपको बताया था, जिनके पास परमाणु हथियार भी हैं लेकिन फिर भी वो एनपीटी की क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। इसके साथ साथ एनपीटी को कब शुरू किया गया था, एनपीटी को कब शुरू किया गया था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी, है ना, ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी थी। इसके साथ साथ आपको ये बात भी मैंने आपको बताई कि जो परमाणु हमला है, परमाणु हमला भारत किस किस के ऊपर नहीं करेगा, यानी भारत को परमाणु हमला करने के लिए की जो नीति है वो क्या है, भाई भारत की परमाणु नीति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, वो बात पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि जो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी देश के ऊपर अगर हमला करेगा, परमाणु हमला, तो वो किस किस की सलाह लेगा, ये बात भी मैंने आपको बताई। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।